हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ड्यू बेसिस और एक्रूअल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ काउंटिंग। ये तीनों का नाम जो है वो सेम ही है। ड्यू बेसिस भी इसको बोलते हैं, एक्रूअल बेसिस भी बोलते हैं और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ काउंटिंग, ये तीनों का नेम जो है वो सेम है। और दूसरा जो है वो है कैश बेसिस ऑफ काउंटिंग। तो आज हम चलते हैं कि ये दोनों टॉपिक क्या है। ये अकाउंटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। आज हम यही देखेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। एनी प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस कैन बी डिटरमिन्ड आइदर बाय एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं और लॉस जो डिटरमिन करते हैं वो इस बात पे डिटरमिन करता है कि आपका जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो किस पर बेस है, एक्रूअल बेसिस है कि कैश बेसिस है। तो मेनली दो ही बेसिस होते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम When it is earned or accrued। accrual basis में जब भी इनकम अर्न होती है या accrued होती है तो उसी समय रिकॉर्ड कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। इसका मतलब ये है कि हम चाहे सेल हमारी कैश है चाहे वो क्रेडिट सेल है, वो हम इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एज ए सेल। चाहे हमने क्रेडिट सेल में अभी अमाउंट रिसीव ना भी किया हो तब भी वो सेल मानी जाती है। तो नेक्स्ट है सिमिलरली इफ एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट पेमेंट हैज नॉट बीन मेड इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। तो ऐसे सेम केस में जब एक्सपेंस इनकर्ड हो जाता है, चाहे वो उसकी पेमेंट हमने अभी नहीं की, वो आउटस्टैंडिंग है, तब भी हम उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 due on 31st March 2021 and paid on April 2021 or afterwards paid or may not have been paid, it will still be recorded as an expense in financial year 2020-2021 because it had become due on 31st March 2021। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर हमने रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, उसकी पर मंथ रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो मार्च महीने का रेंट है तो हर महीने की लास्ट डेट को वो ड्यू हो रहा है, तो 31 मार्च और 2021 को मार्च महीने का जो रेंट ड्यू हो रहा है वो मार्च महीने में पे नहीं किया बल्कि उसको हमने अप्रैल 2021 या उसके बाद या फिर हमने पे ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट था जो कि रिकॉर्ड होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, चाहे हमने वो रेंट पेड किया अप्रैल में, लेकिन वो एक्सपेंस हमने जो क्लेम करना है रेंट का वो हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही क्लेम करेंगे। बेशक हमने वो जो एक्सपेंस है रेंट है वो हमने अप्रैल में पे किया, लेकिन वो इनकर्ड जो ड्यू हो गया था वो मार्च के महीने में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही हो गया था, इसलिए वो एक्सपेंस जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द टू बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल। ये जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये बेस जो है ये हमारे दो बेसिक अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल, इस पर ये बेस्ड है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमने जो इनकम जो हमने रिकॉग्नाइज करनी है, अगर वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, चाहे हमने वो अमाउंट रिसीव किया या नहीं किया, अगर वो ड्यू हो गई तो हमारी वो इनकम मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जो रेवेन्यू है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही वो अर्नड हो रहे हैं, बेशक वो हमें जो रिसीव हो रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर में हो रहे हैं, लेकिन हमने उसको जो इनकम मानना है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही मानना है, क्योंकि हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। तो ऐसे मैचिंग प्रिंसिपल में भी होता है कि मैचिंग प्रिंसिपल में हमने 1 ईयर के जो रेवेन्यू है और जो 1 ईयर के एक्सपेंडिचर है उसको आपस में हमने कंपेयर करना है और हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने
किसी भी ना हमने जो फाइनेंशियल ईयर के पिछले साल, ना ही हमने जो फाइनेंशियल ईयर के एडवांस अगले साल उसके जो एक्सपेंसेस हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में नहीं आने चाहिए। 8 साल के ही एक्सपेंसेस आएंगे, उसमें कोई भी और प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होंगे। और ऐसे ही रेवेन्यू का रूल्स है कि जो रेवेन्यू है हमारे वो 1 ईयर के ही रेवेन्यू होंगे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के ही रेवेन्यू होंगे। वो किसी भी प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर के कोई भी रेवेन्यू इसमें ऐड नहीं होंगे, और ना ही हमने कोई एडवांस ईयर के जो रेवेन्यू है वो इसमें लेने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी हम क्लियर कर देंगे जब हमारी अभी एग्जांपल आएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। सो अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ काउंटिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड। तो इसलिए एक्रूअल बेसिस ऑफ काउंटिंग में ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो इनको हमें एडजस्ट करना होता है। तो हमने कैसे एडजस्ट करना है अभी हम देखेंगे। सिमिलरली एक्रूड इनकम एंड income received in advance are recognized for determining correct profit or loss for the accounting period। तो ऐसे ही हमने जो accrued income है और income received in advance है उसको हमने रेवेन्यू में एडजस्ट करना होता है ताकि जो हमारा जो है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस डिटरमिन हो जाए ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड हमने करेक्ट प्रॉफिट और लॉस जो अर्न किया। तो नेक्स्ट समझते हैं हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड वेदर रिसीव्ड और पेड। तो इसमें हमने जब भी कोई ट्रांजैक्शन है एक्चुअल में उसमें कैश लिया या कैश दिया तभी हमने वो ट्रांजैक्टेड करना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर किया है तो वो हमारा सेल का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ वही सेल का पार्ट होगा जो हमने कैश सेल की है। या फिर जब हमें अमाउंट रिसीव हुआ है तो हमने उसी समय ही उसको एज सेल जो रिकॉग्नाइज करना है। तो आगे चलते हैं। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन रिसीप्ट ऑफ कैश। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने हैं ओनली बेसिस ऑफ कैश है। इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं अगर वो क्रेडिट सेल से जहाँ क्रेडिट इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं अगर वो ऑन बेसिस ऑफ क्रेडिट है तो हमने उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, सिर्फ वही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ कैश होंगे। लाइक पास एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड। उसी तरह जैसे हमने एक्सपेंसेस को भी वैसे ही ट्रीट करना है, जब हमने एक्चुअल में एक्सपेंसेस पेड किए हैं तभी हमने उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इसमें जो अकाउंटिंग पीरियड में जो प्रॉफिट और लॉस जो डिटरमिन करते हैं वो एक्चुअल में जो टोटल इनकम्स रिसीव हुई हैं और जो टोटल एक्सपेंसेस पेड किए हैं उन दोनों के डिफरेंस से हम प्रॉफिट और लॉस जो बिजनेस का है वो अकाउंटिंग पीरियड में हम डिटरमिन करेंगे। Therefore, when cash basis of accounting is followed, outstanding and prepaid expenses and income received in advance or accrued incomes are not considered। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया है तो उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और accrued इनकम का कोई भी स्थान नहीं है। तो नेक्स्ट है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉट for profit organizations such as charitable institution, clubs and schools is an example of accounting on cash basis। और जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, क्लब हैं, स्कूल्स हैं, तो इनमें जो बुक्स मेंटेन की जाती हैं वो मोस्टली कैश बेसिस के तौर पर मेंटेन की जाती हैं। तो उनमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है इस पर्पज़ के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ कैश बेसिस पर ही बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगी। ये इनके पास ऑप्शन होती है, जब फर्स्ट ईयर होता है तो उनको ये डिसाइड करना होता है जब भी कोई
बिजनेस स्टार्ट करता है तो उनके पास एक ऑप्शन होती है कि उन्होंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं एज ए कैश बेसिस मेंटेन करने हैं कि हम उसने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो उनको ये ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद उसको कंटिन्यू जो उसने ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसी हिसाब से उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। नॉर्मली 99% जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती हैं वो मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन की जाती हैं। जो 1% है वो नॉर्मली जो है जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे सीए हो गया, एडवोकेट्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो ऐसे जो प्रोफेशनल हैं ये नॉर्मली जो अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं वो कैश बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से मेंटेन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनके लिए कोई कंपल्शन हो गया कि इन्होंने कैश बेसिस अकाउंटिंग से ही मेंटेन करना है। तो इनके पास भी फर्स्ट ईयर ऑप्शन होती है कि इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करने हैं वो एक्रूअल बेसिस में मेंटेन करने हैं और कैश बेसिस में मेंटेन करने हैं। तो इनको 8 ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती हैं उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूं जो बार बार यूज हो रही हैं। तो उन टर्म्स में सबसे पहले आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट व्हिच हैव नॉट येट बीन पेड। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें जो एक्सपेंसेस हैं वो पेमेंट करने के लिए ड्यू हो गए लेकिन हमने वो अभी तक पे नहीं किए, तो उनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम हर महीने जो है सैलरी महीने की लास्ट डेट को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस समय वो लास्ट जो डेट है उस समय सैलरी ड्यू हो रही है पेमेंट के लिए। अगर हम उसी दिन सैलरी पेड कर देते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहती, लेकिन अगर हम उस महीने की जो नेक्स्ट डे है या उसके बाद हम पेमेंट करते हैं तो उस महीने के लिए वो सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग रह जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने जनवरी की जो सैलरी है 31 जनवरी को पे करनी थी, वो हमने पे की है 2 फरवरी को। उसमें जो 31 जनवरी को वो सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी के तौर पर बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम एडवांस में ही उसको पेमेंट कर देते हैं। तो जो ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस आएगा वो तो ड्यूरिंग द ईयर का इंकर्ड एक्सपेंसेस होगा, लेकिन उससे अगले पीरियड का जो एक्सपेंसिव होगा उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रीट करेंगे। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम इज एन इनकम विच हैज बीन अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड but has not yet become due and therefore has not been received। accrued income का मीनिंग है कि जो इनकम हमारी ड्यूरिंग द ईयर जो अकाउंटिंग पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर है, उस पीरियड में वो ड्यू तो होगी लेकिन हमें वो एक्चुअल में रिसीव उस समय नहीं हुई, तो इसलिए हम उसको एक्रूड इनकम कहते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो इनकम है वो एडवांस में ही रिसीव हो जाती हैं, लेकिन अभी हमने उसकी जो एक्चुअल गुड्स की डिलीवरी है, जो वो हमने जो एक्चुअल में सर्विस है वो हमने प्रोवाइड नहीं की होती, लेकिन उससे पहले ही हमें वो अमाउंट जो एडवांस में रिसीव हो जाता है, तो उसको हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज एन इनकम विच हैज बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन अर्नड। अभी हमने इनकम अर्नड नहीं की लेकिन उससे पहले ही हमने इनकम रिसीव कर ली। फॉर एग्जाम्पल गुड्स टू बी सोल्ड और सर्विस टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर। हमने अमाउंट रिसीव कर लिया, अभी तक हमने गुड्स जो है सोल्ड भी नहीं की और जो सर्विस जो हमने रेंडर करनी थी वो हमने फ्यूचर में सर्विस अभी रेंडर करनी है, लेकिन उसके बदले में हमने अमाउंट जो है एडवांस में रिसीव कर लिया, तो इसको हम कहेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आगे भी ये इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लें जो बार बार रिपीट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग ईयर होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर जनरली स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ये जो जनरली स्टार्ट होता है ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन एंड ऑलवेज एंडिंग ऑन 31 मार्च। लेकिन जो एंड होता है इसका वो ऑलवेज 31 मार्च को ही होता है। ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस है या प्रोफेशन है तो उसमें ये जनरली जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन जो एंड होता है इसका
वो हमेशा ही 31 मार्च को होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मीन्स अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, उसका जो पीरियड है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और जो इसका एंड है वो 31 मार्च 2021 को होगा। इन दिस पीरियड सेसी मीन्स बिजनेसमैन अर्न द इनकम एंड दिस इनकम इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर में जो बिजनेसमैन है वो इनकम अर्न करता है, जो टैक्सेबल जो होती है इनकम, ये उसकी असेसमेंट ईयर में होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसने अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 में, इस पीरियड में जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 होगा, उसने जो इनकम जो इस पीरियड में जनरेट की है वो टैक्सेबल जो होगी वो असेसमेंट ईयर में होगी। अब असेसमेंट ईयर का मीनिंग क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो उसने जो भी इनकम जनरेट करनी है इस पीरियड में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो भी उसने इनकम अर्न करनी है उसको हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कहेंगे। उसकी जो इनकम टैक्सेबल होती है वो असेसमेंट ईयर में होती है। तो असेसमेंट ईयर का जो मीनिंग है, असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग ऑलवेज फ्रॉम 1 अप्रैल। ये जो पीरियड है वो ऑलवेज स्टार्ट जो हो रहा है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म होता है उसका नेक्स्ट डे से ये स्टार्ट हो जाता है असेसमेंट ईयर, और उसकी जो असेसमेंट ईयर और जो एंड होता है वो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को होता है। सो असेसमेंट ईयर 2021-22 commences on 1 अप्रैल 2021 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। तो इसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड में ही जो बिजनेसमैन ने है जो इनकम जनरेट करनी है, उसने जो सेल करनी है, परचेज करनी है, जो उसने रेवेन्यू जनरेट करना है, जो उसने एक्सपेंस करना है, वो सब कुछ उसने अकाउंटिंग पीरियड में ही करना है। तो अकाउंटिंग पीरियड ए पीरियड विच जनरली स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। जो जनरली जो स्टार्ट होता है ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ बिजनेस ऑफ और प्रोफेशन। तो ये एंड जो होता है ये 31 मार्च को होता है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 द अकाउंटिंग पीरियड विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो इस पीरियड में ही बिजनेसमैन ने इनकम जनरेट करनी है। अब थोड़ा सा इसका और कंसेप्ट जो है हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक जो अकाउंटिंग पीरियड है, इस पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 कहेंगे या फिर अकाउंटिंग ईयर 2018-19 कहेंगे। इसी को हम असेसमेंट ईयर जो है वो 2019-20 कहेंगे। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जब ये 31 मार्च 2019 खत्म होगी उससे नेक्स्ट डेट को ही असेसमेंट ईयर 2019-20 जो शुरू हो जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेसमैन ने जो इनकम जनरेट करनी है और जो इनकम टैक्सेबल होगी वो असेसमेंट ईयर में होगी। तो ऐसे दूसरी एग्जांपल में अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट जो हो रहा है वो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग जो है 31 मार्च 2020 को। इस पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 भी कहेंगे और इसी पीरियड को हम असेसमेंट ईयर 2020-21 भी कहेंगे जो कि इमीडिएटली नेक्स्ट डेट को स्टार्ट होता है। तो तीसरी एग्जांपल में जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो इसको हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कहेंगे और इसी को जो नेक्स्ट डेट वो स्टार्ट होगा वो 2021-22 उसको हम कहेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे आपको समझाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इस पीरियड में जो है अकाउंटिंग पीरियड के ही हमने जो है रेवेन्यू लेने हैं, अकाउंटिंग पीरियड के ही हमने जो एक्सपेंसेस लेने हैं। बेस जो है वो ये होगा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूअल बेसिस में मेंटेन करते हैं कि कैश बेसिस में मेंटेन करते हैं। आई थिंक जब हम इस एग्जांपल को कर लेंगे तो हमारी जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस क्या है। इस एग्जांपल को बड़े आपने ध्यान से करना है। क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 क्या होगा, उसका अकाउंटिंग पीरियड जो है
1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 होगा, तो ये उसका काउंटिंग पीरियड होगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रमन हैड कैश सेल ₹3,90,000। जो रमन ने कैश सेल की है 3,90,000 की है, एंड क्रेडिट सेल जो की है उसने 1,60,000 की है। कैश सेल उसकी 390 है और क्रेडिट सेल है वो उसकी 1,60,000 है। हिज एक्सपेंसिव फॉर द ईयर वर ₹2,70,000। उसने जो टोटल एक्सपेंसिव जो किए हैं वो 2,70,000 है, जिसमें से आउट ऑफ विच ₹80,000 इज स्टिल टू बी पेड। उस जिसमें से 80,000 अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अभी भी उसने पे नहीं किए। फाइंड आउट रमन्स इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ काउंटिंग एंड एज पर कैश बेसिस ऑफ काउंटिंग। अब हम देखते हैं कि इन दोनों जो बेसिस ऑफ काउंटिंग में इनकम कैसे जनरेट होगी, उसका जो नेट इनकम कैसे हमने फाइंड करनी है। एक तरफ हमने जो कॉलम बनाया वो एक्रूवल बेसिस ऑफ काउंटिंग है, दूसरी तरफ है कैश बेसिस ऑफ काउंटिंग। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं सेल्स और रेवेन्यू। इसमें कहा गया कि उसकी कैश सेल 3,90,000 है, कैश 3,90,000 है, और जो क्रेडिट सेल है वो 1,60,000 है, और जो क्रेडिट सेल है 1,60,000 है। क्योंकि ये एक्रूवल बेसिस है, एक्रूवल बेसिस में हमने कैश सेल भी लेनी है और क्रेडिट सेल भी लेनी है। इवन हमने कैश ड्यूरिंग द ईयर नहीं रिसीव किया, लेकिन जो इनकम है, जो सेल है वो ड्यू होगी, वो जनरेट होगी। तो इसलिए इसकी टोटल सेल जो रेवेन्यू है एज पर एक्रूवल बेसिस 5,50,000 है। और जो कैश बेसिस में हमने जो सेल लेनी है, ओनली हमने जो लेनी है ओनली 3,90,000 जो कैश सेल है, उसमें हम क्रेडिट सेल नहीं लेंगे। तो इसलिए इसमें जो टोटल सेल और रेवेन्यूज हैं वो 3,90,000 है। एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव जो यहाँ लिखा है, हिज एक्सपेंसिव फॉर द ईयर वर 2,70,000। 2,70,000 जो है टोटल एक्सपेंडिचर है, जिनमें से आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने 80,000 आउटस्टैंडिंग है और 2,70,000 में से 80,000 लेस करने के बाद 1,90,000 वो उसने कैश में पेमेंट की हुई है। तो उसके टोटल जो एक्सपेंसिस है 2,70,000 है एक्रूवल बेसिस ऑफ काउंटिंग में। तो उसका जो नेट इनकम जनरेट होगी वो 5,50,000 से 2,70,000 एक्सपेंसिव लेस करके 2,80,000 नेट इनकम आ गई उसकी। लेकिन कैश बेसिस में उसके जो एक्सपेंसेस हमने लेने हैं ओनली कैश बेसिस लेने हैं, एक्सपेंसिव पेड इन कैश। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने नहीं लेने, क्योंकि इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन की जा रही हैं कैश बेसिस में मेंटेन की जा रही हैं। तो इसमें जो इनकम जनरेट होगी वो 3,90,000 से 1,90,000 लेस करके 2 लाख जो इनकम नेट इनकम आ गई। तो ये उसकी नेट इनकम हो गई। तो आप देखिए कि मेथड ऑफ काउंटिंग कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर उसने एक्रूवल बेसिस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं तो उसमें प्रॉफिट आ रहा है 2,80,000, और जो कैश बेसिस में प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख। तो इसलिए नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करने के लिए एक्रूवल बेसिस ऑफ काउंटिंग बुक्स मेंटेन हो रही हैं कि कैश बेसिस ऑफ काउंटिंग मेंटेन हो रही हैं इसमें। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो एक्रूवल बेसिस में करें कि कैश बेसिस में। तो इसी से ही डिटरमिन हो रहा कि हमारा प्रॉफिट कितना आया। आइए चलते हैं हम थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल ली हैं। तो पहली एग्जांपल है सैलरी ऑफ 3 एम्प्लॉइज और ₹5,000 ईच। 3 एम्प्लॉइज हैं और जो सबकी सैलरी है वो 5,000 ईच है। ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द एंड ऑफ द मंथ। एवरी मंथ जो सैलरी ड्यू हो रही है पेमेंट करने के लिए वो लास्ट डे ऑफ द एंड ऑफ द मंथ एंड पेड ऑन द सेम डे। और हम मानकर चल रहे हैं कि उसी डेट को जो सैलरी पेड हो रही है। तो चलते हैं हम कि जर्नल एंट्री कैसी होगी। लास्ट डेट ऑफ अप्रैल टू मार्च 2021। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पर मंथ में लास्ट डेट मीन्स जो भी मंथ की लास्ट डेट है उसको हमने जर्नल एंट्री उस समय क्या करनी है। तो देखिए कि सैलरी जो है वो हमारा एक्सपेंस है। तो इसमें जो सैलरी पहले हम ड्यू करेंगे तो उसके बाद सैलरी को पेड करेंगे। सैलरी अकाउंट इसमें नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के मुताबिक डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो सैलरी को हमने डेबिट करना है टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो इसमें जो सैलरी हमने
पेमेंट करनी है तो इनमें से 3 एम्प्लॉयज़ को हमने पे करनी है, 3 एम्प्लॉयज़ हैं और हर एम्प्लॉय को हमने 5000 पर मंथ देना है, तो इसलिए हमने 15000 जो है वो हमने सैलरी पे करनी है। तो इसमें जो अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो रहा है। तो इसमें हमने लायबिलिटी हमने क्रिएट कर दी है, 15000 टोटल अमाउंट हमने पे करना है, ड्यू है जो सैलरी ड्यू है, सैलरी को हमने एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो 15000 हो रही। सैलरी जो पेड हो रही है वो सेम डेट को हो रही है, तो उसी दिन हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ देखिए कि ये जो सैलरी ड्यू है वो सेम डेट को थी और पेमेंट भी सेम डे को है। आप अल्टरनेटिवली सैलरी अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं 15000 और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं 15000। तो यहाँ देखिए कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को 15000 से हमने क्रेडिट किया और 15000 को डेबिट किया, इसलिए ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। तो नेट जो एंट्री बचती है वो सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट ही बचती है। तो इसलिए आप यहाँ सिंगल एंट्री भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है कि आपने एंट्री कैसे करनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हेड आपका आता है तो आपने जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अब दूसरे केस में हम देखते हैं कि सैलरी ऑफ 3 employees or ₹5000 each due on the last day of the end of the month and paid on the 7th of the next month। देखिए आपने फर्स्ट केस में जो है वो आप सीधी एंट्री कर सकते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन जो दूसरा जो केस दिया है मैंने आपको, तो उसमें पहले आपको सैलरी ड्यू करनी होगी, क्योंकि जो पेमेंट हो रही है वो सेम मंथ में नहीं हो रही है। जो सैलरी ड्यू हो रही है वो लास्ट डे ऑफ द एंड ऑफ द मंथ हो रही है और जो पेमेंट हो रही है वो नेक्स्ट मंथ की 7th को हो रही है। तो आपने सेकंड केस में जर्नल एंट्री कैसे करनी है, देखिए सैलरी जो ड्यू हो रही है वो उसकी एंट्री सेम होगी। सैलरी जो ड्यू हो रही है दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में जो सैलरी ड्यू हो रही है वो लास्ट डे ऑफ द एंड ऑफ द मंथ वो ड्यू हो रही है, इसलिए दोनों केसेस में सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने इसलिए क्रिएट कर दी क्योंकि जो सैलरी सेकंड केस में है वो नेक्स्ट मंथ की 7 को पे हो रही है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जब वो मंथ एंड हो रहा है तो उस मंथ के एंड तक वो सैलरी पेड नहीं हुई। लेकिन दूसरे केसेस में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पे हो रही है वो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने जो अप्रैल की सैलरी जो ड्यू हो रही है वो हमने ड्यू डेट जो है अप्रैल की वो 30 अप्रैल को करनी है और जो पेमेंट की एंट्री करनी है वो हमने मई 7 को करनी है। ऐसा ही हमने पर मंथ करते जाना है। तो एंड में जो लास्ट टाइम जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा तो उसमें आप देखेंगे मार्च की सैलरी आपने अप्रैल में पे की, तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनेंशियल ईयर में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो मार्च मंथ की आउटस्टैंडिंग सैलरी रह जाएगी। जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे 31 मार्च को, तो उस समय आपकी बैलेंस शीट में ये एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो पेबल शो होगी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट आपने ऐसे करना था। तो ये आपने ट्रीटमेंट देखा एक्रूअल बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट कैसे करना था। उसके बाद हम देखते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने आउटस्टैंडिंग का हमने ट्रीटमेंट कैसे करना था। देखिए जब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो आपने जो भी सैलरी पेमेंट करनी है तो आपने एक्चुअल पेमेंट बेसिस करनी है। तो कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग का कोई वर्ड नहीं होता। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग का कोई भी मीनिंग नहीं होता। आउटस्टैंडिंग एंट्री जो होती है वो सिर्फ एक्रूअल बेसिस में हम उसको यूज़ करते हैं। कैश बेसिस में जो पेमेंट होती है वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड केस में एंट्री क्या होगी। फर्स्ट केस में जो एंट्री करनी है वो लास्ट डेट ऑफ अप्रैल टू मार्च 2021, हर एक मंथ की लास्ट डेट को जो एंट्री होनी है वो पेमेंट की एंट्री होनी है जितनी एक्चुअल में पेमेंट हुई। तो ऐसे ही दूसरे केस में 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को सैलरी की जो पेमेंट एक्चुअल में की है वो 15,000 से एंट्री हो जानी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने एक्रूअल बेसिस और मर्केंटाइल सिस्टम अकाउंटिंग में कैसे डील करना है। तो हमारी एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। इंश्योरेंस और ₹12,000 पेड ऑफ 1 ईयर ऑन 1 जनवरी 2021।
तो आप देख रहे हैं आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो इसमें जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो सिर्फ 3 मंथ्स का है। जो 9 मंथ्स का इंश्योरेंस पेमेंट हुई है वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इसलिए 3000 जो है वो इंश्योरेंस अकाउंट का है और जो 9000 है वो प्रीपेड अकाउंट का है। तो इसमें एंट्री क्या होगी, 1 जनवरी 2021 को इंश्योरेंस अकाउंट की हमने 12,000 पेमेंट की, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री होगी। ये हमने टोटल अमाउंट डाला है और जो 31 मार्च 2021 को इसका जो प्रीपेड पोर्शन है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि 12,000 टोटल साल का है, तो पर मंथ जो है वो 1000 पर मंथ है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो हुआ वो 9000 का हुआ, तो इसलिए हमने प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो आप देखिए जो नेट इंश्योरेंस अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा वो 3000 ही जाएगा। इंश्योरेंस अकाउंट जो डेबिट है वो 12,000 है, जो क्रेडिट है वो 9000 है। तो एक्चुअल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो नेट अमाउंट है 3000 ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होगा। तो अल्टरनेटली एक सिंगल एंट्री भी हो सकती थी इसमें। 1 जनवरी 2021 को जब हमने पेमेंट की टोटल 12,000 में से, तो उसी समय हमको पता था कि इसमें 3000 इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट होना है और जो 9000 है वो प्रीपेड इंश्योरेंस है जो कि हमारा एसेट है। तो इसमें हमने सेम डे को ही हमने इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया 3000 और प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया 9000 और टोटल हमारी कैश पेमेंट हो रही 12,000। तो इन दोनों की बजाय ये सिंगल एंट्री भी हो सकती थी। तो ये था ट्रीटमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस का एक्रूअल बेसिस में। तो लास्ट में हम देखते हैं कि कैश बेसिस में प्रीपेड इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट कैसे होना था। उसमें जो टोटल अमाउंट पेड है वो 12,000 का है, तो उसमें सेम डे को सारे का सारा इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट हो जाना था। 1 जनवरी 2021 को इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये टोटल अमाउंट जो है 12,000, ये सारे का सारा हमने इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट कर देना था। तो ये थी हमारी ड्यू बेसिस और कैश बेसिस पर जो हमने वीडियो बनाई थी। तो ये मैंने आपको यहाँ पर हिंट देना था कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होनी है। वैसे हमने जर्नल एंट्री जो है अभी स्टार्ट करनी है, तो हम डिटेल में ये जर्नल एंट्रीज जो हैं वो जर्नल के चैप्टर में ही करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं। थैंक्स अगेन। ओके बाय।